Yes. Now recording is on. Now see the important exception, because of in your board examination exceptions are comes. So in case of melting and boiling point, highest melting point metal is tungsten, and we all know that metals have very high melting and boiling point. But exceptionally, diamond is the allotropic form of carbon, and it has highest melting point, that is 3737 degrees centigrade. Next one, for the conductivity of metals, silver is the best conductor. After silver, copper is best conductor in nature. Others are like the lead, mercury, etc. These are poor conductor in nature. However, graphite is the allotropic form of carbon. This is exception, and it has very good conductivity, or you can say graphite is the allotropic form of carbon. This is the non-metal, and it is also good conductor in nature. Other luxure, we all know that metals have a specific signing, that is luxure, but in case of exception, iodine is the non-metal. It has also violet luxure. Okay, iodine is the non-metal, and exceptionally it has violet luxure. But in case of metal, metals have a signing. क्या होता है? क्या है? क्या बेटा? सर वायलेट क्या होता है? वायलेट मीन्स होता है बैंगनी कलर. बैंगनी कलर वायलेट क्या है? क्या कह रहे हो? हेलो हेलो. तो आयोडीन जो है बेटा नॉन मेटल है, and it is exceptional in nature, that is it is exception of luxure, and it has violet luxure, that is violet means बैंगनी कलर होता है, तो violet का मीनिंग बैंगनी होगा. और अगर हो सकता है तुम दूसरा अगर पूछ रहे हो वायलेट, वायलेट माने होता है कि रूल को ना फॉलो करने वाला, यानी कि उस रूल को ओबे ना करना, वायलेट कर जाना या किसी रूल को ना मानना वायलेशन होता है, अगर वायलेट उस रूप में पूछे हो वर्ड तो. नेक्स्ट है बेटा. यस. नेक्स्ट है अदर एक्सेप्शन में मरकरी जो है ये मेटल है, फिर भी ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. इसी तरह से ब्रोमीन नॉन मेटल है और ये भी लिक्विड होता है. इसी तरह से सीजियम और गैलियम, ये भी इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, यानी सीजियम 28.5 और गैलियम 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 से नीचे होता है. और ये भी इनको अगर हम अपने पाम पर यानी हथेली पर रख दें तो ये मेल्ट कर जाते हैं, ये मेटल होते हैं. अदर में जो है कौन है जी, अदर में बेटा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ये सभी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और इसीलिए इनको केरोसिन आयल में रखा जाता है. दूसरा अदर प्रॉपर्टी, तो सोडियम पोटेशियम वगैरह अदर इसका बिहेवियर क्या होगा कि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ यानी चाकू से काट सकते हैं. ओके, वी कैन कट दीज विद नाइफ. ओके सर मेटल को, हाँ हो मेटल को, सोडियम पोटेशियम मेटल वेरी सॉफ्ट होते हैं और इनको जैसे पनीर होती है
ग्रे कलर का सोडियम होता है, और इसको क्या कर सकते हैं कि आसानी से हम नाइफ से यानी चाकू से काट सकते हैं। लैब में है, अगर जो है कभी साथ होगा तो लैब में हम आपको दिखा भी देंगे काट करके, बहुत इजी होता है। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। वेरी जो है सॉफ्टनेस या हाई सॉफ्टनेस के कारण से इनको हम आसानी से नाइफ या चाकू से काट सकते हैं। अदर चीजों में जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर में मरकरी क्यों लिखे हैं आप? क्या बेटा? सर लेड और मरकरी लिखे हैं, इससे क्या प्रॉपर्टी है? मतलब लेड और इस साइड का मत आइए, आप पहले बता दीजिए। वो लेस जो है क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लेस होती है, बैड कंडक्टर ना कह के बहुत पुअर कंडक्टिविटी होती है इनकी, ठीक ना। इसी तरह से जो अदर बात किया जाए तो जो है बेस्ट डक्टाइल और मैलिएबल, बेस्ट डक्टाइल और मैलिएबल में अगर बात करोगे तो गोल्ड होता है। गोल्ड जो है सबसे बेस्ट डक्टाइल होगा, यानी सबसे अधिक डक्टिलिटी इसकी होगी, और मेलेबिलिटी भी गोल्ड की ही हाईएस्ट होती है। अदर प्रॉपर्टी में देखोगे तो फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो जनरली मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और नॉन मेटल गैसियस स्टेट में। फिर भी 4 नॉन मेटल हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। ये चारों नॉन मेटल जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। रिमेनिंग में ब्रोमीन लिक्विड होता है और गैस होते हैं, लेकिन ये चारों नॉन मेटल जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वही आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए जानना आवश्यक था। ओके सर, यस सर एक बार सारा बोल दीजिए ना, समझ सर हेलो सर। पहले कौन है? स्नेहा गुप्ता, बोलो क्या कह रही थी स्नेहा? सर जो मरकरी है वो रूम लिक्विड स्टेट में है ना? मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -38 या कहीं कहीं 39 मिलेगा आपको। -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में सॉलिड दिया है। एनसीईआरटी बुक में सॉलिड कहाँ से पढ़ेंगे? बुक में सॉलिड है। गलत दिया है, अगर दिया है तो गलत दिया है, अगर दिया है तो गलत दिया है। मरकरी जो होता है लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पर, वो मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो। एनी अदर? सर बोलो। सर ये जो आप लिखे हैं ना ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार और बोल दीजिए ना। बोलने में देखो, डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जो एक्सेप्शनली हार्डेस्ट मटेरियल होता है और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मेटल और नॉन मेटल या किसी कंपाउंड या एलिमेंट में। एक दूसरा, मेटल में टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंडक्टिविटी में बात किया जाए तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर मेटल होता है, उसके बाद कॉपर वगैरह आते हैं, और पुअर कंडक्टिव में लेड है, मरकरी है, सोडियम वगैरह होते हैं। प्लस ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर होता है लेकिन नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शन है। लक्सर में आयोडीन नॉन मेटल है, फिर भी इसमें लक्सर पाया जाता है और इसकी लक्सर वायलेट कलर की होती है। मरकरी जो है मेटल है, फिर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ब्रोमीन नॉन मेटल है, वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। सीजियम 28.5 होता है, गैलियम 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इनको अगर हम अपने पाम पर, हथेली पर रख लें तो ये मेल्ट कर जाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और इसमें याद होगा तो फास्फोरस पढ़े हो, नॉन मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसको वाटर में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम वेरी सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनकी सॉफ्टनेस इतनी होती है कि इसको आसानी से हम चाकू से यानी नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर गोल्ड जो है बेस्ट कंडक्टर होता है, सॉरी बेस्ट डक्टाइल मटेरियल होगा, बेस्ट मैलिएबल मटेरियल होगा, यानी मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी गोल्ड की हाईएस्ट होती है किसी भी एलिमेंट में।
इसी तरह से कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन सॉलिड नॉन मेटल होते हैं, रिमेनिंग जो है गैसेस होते हैं, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, हो गया सर। ओके सर। एनी अदर? सर एलोट्रॉप है। यस, एलोट्रॉप। हेलो उनका सर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। सूरज, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं पूछना है, सब समझ में। तो माइक ऑफ करो। और किसी की जिसको प्रॉब्लम हो? सर कंडक्टिविटी का क्या लिखे हैं? कंडक्टिविटी में सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके बाद कॉपर। एनी अदर? और कोई बेटा? एलोट्रॉप। बोलो श्वेता गुप्ता, स्नेहा बोलो। हाँ, सर एलोट्रॉप। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क आपके यहाँ प्रॉब्लम में है लगता है। एलोट्रॉप। यस बोलो। सर एलोट्रोप्स बोल रहे हैं। एलोट्रॉप्स पूछ रही है? यस सर। एलोट्रॉप का मतलब होता है, सर एलोट्रॉप। ठीक ठीक, एलोट्रॉप का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग ऑफ एनी एलिमेंट इन द टू आर मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड से मतलब है, सॉलिड फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी, एंड द स्ट्रक्चर और फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स। किसी एलिमेंट का एक से अधिक सॉलिड स्टेट में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है, और इन स्ट्रक्चर्स को एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कार्बन में हमने बताया आपको कि ग्रेफाइट रूप में भी पाया जाएगा और डायमंड रूप में भी पाया जाएगा, यानी ये कार्बन के दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म होंगे। लेकिन इसमें ये जान लो कि दोनों कार्बन ही होंगे, केवल दोनों के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। दोनों के अंदर जो कार्बन एटम होंगे उनके अरेंजमेंट में चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, किस प्रकार का चेंज होगा, इसके बारे में आप कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, और कोई कंफ्यूजन हो बताओ? सर ग्रेफाइट के नीचे क्या यस सर लिथियम लो मेल्टिंग पॉइंट है या हाई मेल्टिंग पॉइंट है? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। सर ग्रेफाइट के नीचे क्या लिखे हैं? कहाँ पे है? सर ग्रेफाइट के नीचे। अब ग्रेफाइट अब नहीं दिख रहा है मुझे। लक्सरस वायलेट होता है। लक्सरस में है, आयोडीन लक्सरस होता है, नॉन मेटल होता है, जबकि नॉन मेटल में हमने बताया कि नॉन लक्सरस होते हैं। आयोडीन एक्सेप्शन है, वायलेट कलर का इसका लक्सर होता है। आयोडीन देखोगे जैसे सरसों का दाना होता है, ठीक ना, सरसों के सीड्स होते हैं, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, वो जो है उसी तरह का एकदम जैसे सरसों को लगता है। आयोडीन की अगर आप देखोगे बॉटल तो उसमें लगेगा जैसे सरसों भर के कोई रखा हो, इस कलर का होता है। हाथ में ले लोगे तो एकदम वायलेट कलर का उसमें कलर आपके हाथ में लग जाएगा, वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। और कोई दिक्कत? और कोई बेटा किसी को दिक्कत? नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स। नो सर। थोड़ा ये कौन है जी? अमित चौहान एंड थोड़ा सूरज सिंह, माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है तुम्हारे अमित पीछे। चौहान। जो भी है माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है पीछे से। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आप नहीं भी बोल रहे हो तो इस समय तेज हवा चल रही है, तो हवा से भी वो सनसनाहट की आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है उससे। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल, और इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद एयर, दैट इज ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड रिएक्शन विद, फर्स्ट है ऑक्सीजन। सर केमिकल प्रॉपर्टी है ना? हाँ हो, केमिकल प्रॉपर्टी अब है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो फॉर एनी मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड X एंड 1/2Y2। और सिंपली इस तरह से दिक्कत हो तो हम आपको ऐसे भी लिख दें, मेटल प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। ओके, यानी कोई भी मेटल जो है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या करता है तो वो करिस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड देता है।
वो करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड देगा। अब इसमें जैसे देखो बेटा कि सोडियम है 4Na plus O2, this will give you 2Na2O sodium oxide. Like here calcium Ca plus O2, then CaO, magnesium 2Mg plus O2, 2MgO। क्लियर? तो पहले तो आपको रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन मेटल्स करेंगे कैसे। तो इस तरह से देखोगे कि जब मेटल बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो दैट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स में क्या होगा कि the metal which are highly reactive in nature like sodium, potassium etc, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होंगे बेटा, these reacts with oxygen violently। violently का मतलब समझते हो? violently रिएक्ट करेंगे, vigorously रिएक्ट करेंगे, और ये ज्यादा इनको ओपन एयर में छोड़ दोगे रिएक्शन करेंगे तो ये एक्सप्लोड्स कर जाते हैं। एक्सप्लोड्स मींस विस्फोट हो जाएगा, फट जाते हैं। जैसे अगर आप सोडियम मेटल को ओपन एयर में रख दो, सोडियम या पोटेशियम को, पोटेशियम सोडियम से भी रिएक्टिव होता है, तो सोडियम या पोटेशियम को ओपन एयर में रख दोगे तो धीरे धीरे क्या देखोगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करना शुरू करेगा और धीरे धीरे जो सोडियम का जो टुकड़ा है या पार्ट है, जो इसका पीस है, वो एकदम रेड हो जाएगा। और रेड होने के कारण से, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, जब वायलेंटली कोई रिएक्शन होगी तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी निकलेगी, जिससे क्या होगा कि एकदम रेड कलर का हो जाएगा। और रेड कलर का होकर के जब पूरे मार्ट की रिएक्शन करेंगे, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी, तो क्या होगा कि उसमें जो है उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि पहले वो रेड कलर का होगा, लगेगा कि एकदम जैसे नहीं होता है कि कोक जो है, कोक जैसे गर्म होते एकदम लाल कलर का, रेड कलर का हो जाता है, उसी तरह का सोडियम का जो पार्ट होगा या पीस होगा आपको दिखाई पड़ेगा। और कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट विल एक्सप्लोड ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी। उसमें हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है या रिएक्शन होता है, जिसके कारण से क्या होगा, वायलेंटली रिएक्शन करेगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगा और वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए इन मेटल्स को पहले भी मैंने बताया कि इनको हाईली रिएक्टिव होने के कारण से ओपन एयर में नहीं रख सकते हो। और हम कहाँ रखते हैं इनको? केरोसिन आयल में रखा जाता है। ठीक ना? बोलो क्या कह रहे थे? हाँ जी सर, लिख लें। तो वहां पर क्या होगा बेटा, समझते रहो, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, आराम से लिखते भी रहा करो, देखते रहा करो, बट नोट्स में आपको ये सब भेजा जाएगा, बताया जाएगा। बट अभी समझना आपका ज्यादा जरूरी है जो बताया जा रहा है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे बेटा, वो क्या करेंगे, उनकी रिएक्शन वायलेंट होती है, जैसे हमने बताया सोडियम पोटेशियम वगैरह है। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो उनमें क्या होगा कि जैसे मैग्नीशियम वगैरह है, वो कंपैरेटिवली, या देखे होगे आपने पढ़ा होगा कि इससे जो कम रिएक्टिव है, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक वगैरह है, इन सब में आपने क्या पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्या कहता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, याद है ना? क्योंकि उस पर लेयर लग जाता है, लेयर लग जाता है ऑक्सीजन। अभी ठीक है, सुनो बेटा, आप लोग सही बता रहे हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना मतलब है कि आपको याद है ना कि जब मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो या जिंक हो, इन सबको ओपन एयर में रख दोगे तो इनमें क्या होता है कि जो इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो जो सरफेस के एटम्स होंगे रिएक्ट कर जाता है। माइक आप करो, नहीं तो मैं केवल रिमूव करूंगा।
जब कुछ पूछना हो बताना हो तो आप माइक ऑन करो, उसके बाद आप कर लो, अदरवाइज मैं केवल रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्युमिनियम, दीज आर द एलिमेंट व्हिच आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, एंड सो व्हेन दीज आर केप्ट इन ओपन एयर, अगर जैसे एक टुकड़ा आपने रख दिया, मान लो ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम किसी का है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि जो सरफेस के एटम्स होते हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसके सरफेस पर एक लेयर बना लेते हैं। यानी अंदर का पार्ट मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन बाहर का पार्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी ये लेयर क्या करती है कि जो इनर मैग्नीशियम एटम है या एल्युमिनियम एटम है उसको अदर कंपाउंड से रिएक्शन होने से प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए इस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। इस लेयर को बोला जाता है प्रोटेक्टिव लेयर। यानी ये लेयर अंदर जो मेटल है उसकी रिएक्शन अदर मटेरियल से, जैसे एसिड है, बेस है या एनी अदर मटेरियल है, उससे रिएक्शन होने से प्रिवेंट करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एटसेट्रा आर केप्ट इन ओपन एयर, their surface atom or particles combined with atmospheric oxygen and forms a protective layer of their metal oxide. Okay, and so this layer protect the metal by reacting with the other material which are present in the open air or other material which may comes in the contact of that metal. ओके तो इसी लेयर के बनने के कारण से या उनके ऑक्साइड की लेयर बनने के कारण से अंदर के जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उन पर अदर मटेरियल जो है वो अटैक नहीं कर पाते हैं। अटैक का मतलब उससे रिएक्शन है, आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, यानी इनका कंप्लीट पार्टिकल ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है या उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। केवल सरफेस के पार्टिकल, यानी पार्टिकल का मतलब सरफेस के एटम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं। लेकिन जो क्या होगा कि लेयर है इनर एटम को प्रोटेक्ट करती है और वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। और आगे देखो, जब रिएक्शन करवाना रहेगा तब रिएक्शन करवाना होगा तो अब क्या करोगे कि उसके लिए आपको इनके जो, जैसे मान लो कि पीस लेते हो, उसके बजाय क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पाउडर्ड रूप में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको बता रहे हैं, चिंता मत करो, जितना तुम सोच सकते हो मैं उससे ज्यादा बताऊंगा। जैसे आयरन है बेटा, आयरन को अगर छोड़ दो सॉलिड में, जैसे हमने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक बताया, तो अगर आयरन को उसी तरह छोड़ दो तो इस पर ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक एयर का कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको दूसरे रूप में भी करें, ऑक्सीजन के साथ बर्न करना मान लें, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो मेटल या मटेरियल बर्न भी करता है। और मैग्नीशियम, याद होगा मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपने किया हो या किए होगे, देखे होगे कि मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन विद व्हिच लाइट, कैसी लाइट के साथ जलता है, वाइट लाइट, डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग वाइट। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार। जैसे नहीं तो दीपावली वगैरह में देखते हो कि वो फुलझड़ी जलाते हो, है ना, या जैसे बिल्डिंग वगैरह करता है, यस सर, तो मैकेनिक बिल्डिंग वगैरह करते हैं, देखे होंगे उसकी लाइट बड़ी चमकदार होती है ना, व्हाइट कलर, डार्क व्हाइट कलर की और एकदम चमकदार लाइट होती है। तो बहुत एकदम मतलब ज्यादा चमक हो, ज्यादा उसमें शाइनिंग हो, तो उस तरह की लाइट होती है। और इसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं या मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग लाइट के साथ, यानी वे चमकदार ज्वाला के साथ बर्न करता है, चमकदार फ्लेम उसकी रहती है, डेजलिंग लाइट रहती है, ठीक। लेकिन आयरन को बेटा इसी तरह अगर बर्न करोगे, तो आयरन अगर सॉलिड में ले लोगे, आयरन का पीस ले लोगे, तो देन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
हम आपको दिखा रहे हैं कि रिएक्टिविटी जब डिक्रीज होती जाती है। क्यों? अरे यार सुनो ना, वही तो बात कर रहा हूं, पहले सुन लिया करो। ये आदत सुधारो, मैं कल भी कहा था। क्यों की चिंता तुम छोड़ दो, क्यों में मैंने कहा है कि तुम्हारी सबकी, ये मेरा जो है क्या बोल सकते हैं, वादा नहीं दावा है कि तुम लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि तुम वो क्वेश्चन कर सको जो मैं ना पढ़ाऊं, ठीक ना। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो तुम सोच सकते हो, जो तुम्हारी बुक में होगा, मैं उससे ज्यादा और उससे जो है इजी बताऊंगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो कि रीजन, जो तुम्हारी बुक में नहीं भी रीजन दिया है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो। बट बीच में बोलो मत, डिस्टर्ब होता है उससे। तो आयरन क्या होता है बेटा, कि हमने क्या कहा, अभी हमने कहा, जो तुम बोले उसके बीच में मैं तुरंत कह रहा था कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी माने कोई मेटल, कोई एलिमेंट कितना ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। क्यों रिएक्शन करता है, इसके लिए आप जो है आगे क्लासेज में आओगे तो पढ़ोगे। इसमें एक बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो चीजें अभी आपके समझ में नहीं आएगा। अभी आपके क्लास तक हम इतना बता दें कि जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही हाईली रिएक्टिव होता है मेटल के केस में, और नॉन मेटल में जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक ना। लेकिन इससे ज्यादा वाली चीजें और जो फैक्टर होते हैं वो आप 11-12 में आओगे तब आप पढ़ोगे। अभी उसको पढ़ाने में थोड़ा आपके लिए दिक्कत होगी। अभी आप इतना जानते रहो, इतना इज इनफ फॉर यू। ओके, तो जैसे जैसे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक ना, जैसे आपने देखा पहला वायलेंटली रिएक्ट किया, सीधा एक्सप्लोड कर गया। दूसरे वाले ने प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, लेकिन इनर पार्टिकल पर कोई इसका अटैक नहीं हुआ, यानी प्रोटेक्टिव लेयर बनाया। तीसरा, उससे नीचे रिएक्टिव को हमने बात किया, तो सॉलिड स्टेट में वो ऑक्सीजन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम आयरन को क्या कर दें बेटा, पाउडर के रूप में चेंज कर दें, ठीक, अगर इसका पाउडर लेके तब जलाएं। पाउडर लेके जलाने का मतलब क्या है कि फ्लेम ले लो, और अच्छा अगर याद हो आप लोग अगर किए हो एक्सपेरिमेंट, तो एक आपके यहाँ मिक्सचर और कंपाउंड का एग्जांपल था जिसमें आयरन सल्फाइड बनाया जाता है। ये 9th और 10th दोनों में एक्सपेरिमेंट था। किसी ने किया है या किसी सेक्शन में कराया गया था? अरे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। यस सर। 9th में मिक्सचर और नहीं कंपाउंड गया था सर। सुनो, कोई बात नहीं, नहीं किए हो तब भी जान लो। आयरन और सल्फर के मिक्सचर के बारे में दिया है, कराया गया आयरन, था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कराया गया था। तो वहां पर आयरन ग्रे कलर का पाउडर होता है, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है। तो दोनों पहले जब मिलाओगे, पहले जब मिलाओगे, सुन लो कोई बात नहीं, कराया गया तो नहीं कराया गया था वो भी जान लो। जब उसको दोनों को, आयरन जो है ग्रे कलर का पाउडर होता है, सल्फर येलो कलर का पाउडर होगा, जब पहले मिक्स करोगे तो आपको ग्रे कलर के पार्टिकल और येलो कलर के पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे। यानी कैसा मिक्सचर बना, हेट्रोजिनस मिक्सचर बनता है। और यही हेट्रोजिनस मिक्सचर को जब आप हीट करते हो, तो हीट करने में देखे होगे कि अगर आयरन किसी तरह से फ्लेम के पास गया होगा तो वो कैसे जलता है, स्प्रिंकल के रूप में। स्प्रिंकलर फॉर्म में जलने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे नहीं होता है, थोड़ी आवाज करके, चिड़क चिड़क करके, और वो क्या बोलते हैं जैसे फुलझड़ी में थ्रू में हल्का सा जल करके फिर बंद हो जाना, स्प्रिंकल उसको बोलते हैं न, जैसे फवारे के रूप में जलना, तो थोड़ा जल करके फिर बुझ जाए। यानी उसका एक पाउडर का पार्टिकल जो है, चूर्ण जो है, पाउडर जो है, वो जलता है फिर बुझ जाता है, उसको स्प्रिंकलर फॉर्म बोलते हैं। यानी फवारे के रूप में या स्प्रिंकल फॉर्म में जलता है। स्प्रिंकल फॉर्म में जलने का मतलब जो उसका एक एक टुकड़ा है, एक पीस है, जो पाउडर है, वो जब जलेगा थोड़ा जल करके फिर बुझ जाता है। यानी कि जब आयरन को पाउडर फॉर्म में आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, स्प्रिंकलर फॉर्म में, यानी कि फवारे के फॉर्म में चलता है, ठीक ना। लेकिन इससे नीचे रिएक्टिव में जाओ, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये ऑक्सीजन से किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, ये जो है सिल्वर और गोल्ड वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये
कोई रिएक्शन जो है किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी कंडीशन में कभी भी ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज जान लो जो आपको जो है जानकारी के लिए बता रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड अपनी चमक को, अपनी मेटेलिक लक्ष्चर को कभी लॉस नहीं करते हैं। रीजन उसका यही है कि सिल्वर एंड गोल्ड नेवर रिएक्ट्स विद वाटर और ऑक्सीजन और एयर एट एनी टेम्परेचर और एट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में किसी भी टेम्परेचर पर सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन या वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं या मॉइस्चर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण से सिल्वर या गोल्ड की लक्ष्चर जो है वो लॉस नहीं होती है, यानी इनकी चमक सदैव बनी रहती है। अगर कभी इस पर कोई जो है कलर इसका डिस्कलर होना शुरू हो जाए या मान लो कि गंदा हो जाता है तो वो डस्ट वगैरह के कारण से होता है और उसको आसानी से आप साफ कर सकते हो, ठीक ना। बोलो कौन था सर? डायमंड का लॉस हो जाएगा सर? अरे यार डायमंड में चले गए, डायमंड मेटल है, मेटल की बात करने लगे। ये सर उसको भी डायमंड दूसरा डायमंड जो है, डायमंड कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना लेगा। यस, डायमंड भी कार्बन है बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन से उसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक। नाउ these are the reaction of metals with oxygen and according to their reactivity they react in the different manner like highly reactive metals। अब जनरल में बात करो, highly reactive metals जो होंगे, जो सबसे अधिक रिएक्टिव है, वायलेंटरी रिएक्शन करते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं। उससे लेस रिएक्टिव मेटल्स अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेते हैं। उससे कम रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन वगैरह है, स्प्रिंकलर फॉर्म में केवल पाउडर में जलते हैं, सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होगा। उससे भी कम वेरी लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो हैं जैसे सिल्वर गोल्ड वगैरह हैं, तो ये ऑक्सीजन से किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, अब थोड़ा और चीजें समझो। अब इनमें बेटा क्या देखोगे कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके मेटल ऑक्साइड, या सिंपली कह लो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पढ़े हो? जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर मीन्स कि व्हेन दीज मेटल ऑक्साइड reacts with water these forms base। ओके, यानी ये मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लो बेटा, जो हाईली रिएक्टिव है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनके जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनको वाटर से रिएक्शन कराते हो तो दीज फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल बेस। और वाटर सॉल्युबल बेस को याद होगा आप क्या बोलते हो? अरे अब बोलो। एल्कली बोलते हैं। एल्कली। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो बेस बनाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो बेसिक नेचर के हैं प्लस जो इनका बेस बनता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण से इनके बेस को हम क्या कह सकते हैं? एल्कली बोलते हैं। ओके, एल्कली। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके जो वाटर से रिएक्शन करोगे बेस बनाएंगे, और ये बेस जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और इन्हें हम एल्कली भी कहते हैं। अदर में जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे उसे आप केवल बेस कह सकते हो, बट उन्हें हम एल्कली नहीं कह सकते।
एल्कली केवल हम किसको बोलते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज दे आर ओनली बेस, दे आर नॉट द एल्कली। ओके, इसमें बेटा देखोगे आगे आपके यहाँ बुक में एक बॉक्स में दिया है और वो टर्म क्या कह रहा है? एनोडाइजिंग। ये टर्म देखो बॉक्स में दिया है, एनोडाइजिंग। ओके, तो एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है उसके पहले आप जान लो कि अभी हमने बात किया था। सर बोलो सर बोलो। सर व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। और कुछ पूछना? यस सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहले तुम्हारा ही बता देते हैं तब उसको बताते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड,